हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 12 जो चैप्टर नंबर 7 देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों की दृष्टिकोण से। आज हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखेंगे विजयनगर। विजयनगर की बात करें तो विजयनगर की राजधानी कहाँ है? तो हम्पी है। हम्पी कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। अब बात करें विजयनगर की स्थापना किसने की? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया। यह पांच भाइयों के परिवार के अंग थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विजयनगर का शाब्दिक अर्थ होता है जीत का शहर, याद रखिएगा। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना जो की तो विद्यारण्य संत के आशीर्वाद से प्राप्त कर उन्होंने यह स्थापना की। अब आता है स्थापना की तो हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब संगम राजवंश की बात आती है तो संगम राजवंश में का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1336 से लेकर के 1485 तक था, याद रखेंगे। इसमें से हरिहर का काल कितना से कितना था? तो 1336 से 1356 तक था। उसके बाद बुक्का प्रथम का 56 से लेके 1377 तक, याद रखेंगे। उसके बाद आया आपको हरिहर द्वितीय, उसका काल था। उसके बाद विरूपाक्ष प्रथम का, उसके बाद फिर बुक्का द्वितीय, फिर देवराय प्रथम जो 1406 से 1422 तक रहा। उसके बाद विजय राय प्रथम था जो 1422 से 1426 तक रहा। उसके बाद विजय राय द्वितीय आया जो 1446 से 1447 तक रहा। उसके बाद मल्लिकार्जुन आया 1447 से 1465 तक। इस तरह से उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय आया 1665 से 1485 तक। इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर है और यह सामान्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम था। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीपीय के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1665 में इस पर आक्रमण कर लूटा। 1665 में इस पर आक्रमण करके इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब का मतलब क्या होता है? तो दो नदियों के बीच की भूमि या रायचूर दोआब के नाम से जाना जाता है के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी कहाँ है? हम्पी नामक कर्नाटक में से याद रखा गया। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय मार्त देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था। इस मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। ये देख सकते हैं विजयनगर शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवारें का एक भाग है। देख सकते हैं कितनी मोटी दीवारें हैं जो आयताकार टाइप का है, इतनी मोटे हैं। हम्पी की खोज, हम्पी जो कर्नाटक में है, हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता, एक इंजीनियर तथा पुराविद कर्नल कोलिन मैकेंजी किसके? अब तो हम लोग कोलिन मैकेंजी, तो इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कार्यरत एक अधिकारी के रूप में थे, स्कॉटिश अधिकारी थे। इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र यानी मैप तैयार किया। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर। अब आता है यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया। इसके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारी विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों स्तंभों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर तथा साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेश मंत्रियों
के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य को मिलान किया। देख सकते हैं आप लोग। कॉलिन मैकेंजी कौन थे? 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, इंजीनियर, सर्वेक्षक तथा मानचित्र के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का था, और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए इन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना प्रारंभ किया। वह कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत जो है कर्नाटक वगैरह खराब प्रबंध की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों जैसे कि जो कि समय की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, जो अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों, रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। देख सकते हैं मैकेंजी और उनके सहायक यानी असिस्टेंट सहायक, यह चित्रकार थॉमस हिक्की द्वारा बनाए गए तेलचित्र का किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। यह लगभग 1825 ईस्वी का है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है। मैकेंजी के बाई और दूरबीन थामे उनका चपरासी इस्नाजी और दाई और उसके ब्राह्मण सहायक है। एक जैन पंडित दाई और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंटक जो लक्ष्मैया, देख सकते हैं आप लोग, वो सभी है। राय नायक एक सुल्तान। परंपरा और अभिलेख साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति शासक की स्थापना किसने किया पूछा जाता है। तो गजपति शासक का स्थापना कपिलैंड किया था। कौन? कपिलैंड, इसको याद रखिएगा, कपिलैंड किया था। शासक शामिल थे उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी या व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं में भवन निर्माण की तकनीकी यानी टेक्नोलॉजी को ग्रहण यानी एक्सेप्ट किया, जिनसे उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली यानी पावरफुल स्टेट जैसे तमिलनाडु ने चोलो और कर्नाटक चोल वंश का स्थापना किसने किया? तो विजयालय। और कर्नाटक में होयसलों की राज का विकास हुआ। यहाँ होयसल वंश की स्थापना नृपकाम किया। कब किया? तो 1022 से लेके कब तक? 47 ईस्वी तक, 1047 तक किसने किया था? तो इसकी स्थापना नृपकाम याद रखिएगा शासक था। कर्नाटक साम्राज्य यमु क्या है? जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहाँ के समकालीन लोगों ने उसे कर्नाटक साम्राज्य की संज्ञा दी। इसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का जो है गोपुरम है, देख सकते हैं आप लोग। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया? इस मंदिर का निर्माण किसने किया? तो राज प्रथम, याद रखिएगा, राज प्रथम, ठीक है। राज प्रथम जो चोल शासक थे बनवाया, वह शिव से संबंधित यह मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखा जाता है इन क्षेत्रों के शासक वर्ग में विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम ने बनाया, और बेलूर के चंदकेशव मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद चंदकेशव मंदिर किसने? विष्णुवर्मन ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदकेशव मंदिर विष्णुवर्मन ने, विष्णु भगवान से संबंधित है। और होयसल शासक थे ये कौन? तो विष्णुवर्मन। मंदिर के संरक्षण प्रदान किया। और विजयनगर के शासकों जो अपने आप को राय कहते थे,
यानी बहादुर राय, ये सब परंपराओं को आगे बढ़ाया। और जैसे ही हम देवराय वगैरह जो आते थे ना राय, उसी में हम देखेंगे कि उन्हें नई ऊंचाई तक पहुंचाया। हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति यानी घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई। शासक के और व्यापारी क्या थे तो देखते हैं हम लोग। चूंकि इस काल में युद्ध का कला प्रभावशाली अश्व सेना पर क्या तो अश्व सेना पे आधारित होती थी, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया के कौन कौन देश आते हैं तो इसको याद रखिएगा। कौन कौन है तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसको ट्रिक है इसका, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, KKTU, उसके बाद उज्बेकिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इस तरह से मध्य एशिया के घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब जो प्रथम आक्रमण किए थे, अरब व्यापारियों 712 ईस्वी के आसपास नियंत्रित था। व्यापारियों के स्थानीय समूह जिन्हें कुदुरई, चट्टी तथा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में 1498 में क्या है तो पुर्तगाली जो आए थे, पुर्तगाली कब आया था तो 20 मई, याद रखिएगा 20 मई 1498 ईस्वी में पुर्तगाली वास्को डी गामा जो थे कालीकट तट पे आया था। 1498 से कुछ और लोग पटल पर उभर आए। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारी तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीकी, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनाकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध थे, काफ़ी फेमस था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों, आभूषणों, जो अलग देशों में सबसे ज़्यादा होती थी रत्न और आभूषण की। दूसरी और व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन कैसे हुआ। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य तथा सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश जो संगम वंश कहलाते थे ने 1485 तक ने कंट्रोल रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका और सैनिक कमांडर थे और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुवों ने उनका स्थान लिया। कृष्णदेव राय तुलुव वंश से ही संबंध था। कृष्णदेव राय काफ़ी प्रसिद्ध शासक था उस टाइम का। चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण था। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्ण नदियों के यानी तुंगभद्रा कृष्ण नदियों के बीच का क्षेत्र, जिसको रायचूर दो आप कहते हैं, जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है, हासिल किया। 1512 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया। 1514 तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह से पराजित किया गया था 1520 में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण तथा कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों क्या होता है को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगरपुरम नामक क्या तो नगरपुरम कहाँ है तो इस आंध्र प्रदेश में पड़ता है नामक उपनगर की स्थापना भी की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव होने लगा, यानी शासन के लिए राजकीय शासन में जो है तनाव पैदा होने लगा। उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर कंट्रोल एक अन्य राजकीय वंश अराविडू के हाथों में चला गया, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर
काबिज रहे। पहले ही की तरह काल में भी विजयनगर शासकों के साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण इक्वेशन बदलने लगे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनतों के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। 1565 ईस्वी में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री रामराय के नेतृत्व में राक्षसी या टांगरी, जिसे टालीकोटा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, यह इंपॉर्टेंट है। कितना? 1565 में रामराय जो थे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यह युद्ध उत्तरी, जहां से बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया, यानी लूट के जितने भी वहाँ का कीमती सामानें थी सब लूट लाट के सब शासक चले गए। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहाँ अराविडू राजवंश ने पेनुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी यानी तिरुपति के समीप से शासन किया। देखते हैं राजा और व्यापारी। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय। अब कृष्णदेव राय की बात करें तो कृष्णदेव राय जो थे यह 1512 में रायचूर दोआब पर अधिकार करने के बाद कृष्णदेव राय गुलबर्गा की और आगे बढ़ा तथा बहमनी सुल्तान महमूद द्वितीय को बंदी बनाने वाले मंत्री अमीर बरीद को परास्त किया और महमूद द्वितीय को पुनः सिंहासन पर बैठाया। इसके उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमुक्त वल्य नामक तेलुगु भाषा में कृति लिखी और व्यापारियों के विषय में उसने लिखा कि एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती तथा अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है कि भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं, जो रोज बैठते हैं, बुलाकर तोहफे देकर उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंध करना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। ये कहना था कृष्णदेव राय की। देखते हैं आप लोग देखते हैं ना, दक्षिण भारत का लगभग 14वीं-18वीं शताब्दी का ये है। ये कृष्णा दोआब है, ये सब देख सकते हैं कृष्णा दोआब। उसके बाद ये दोनों मिल रहा है इस तरह से, मछलीपट्टनम वगैरह, गुलबर्गा, भीमा, इधर से भीमा आती है, इधर से कृष्णा, बीजापुर है, गोलकुंडा है, कोलार है, चंद्रगिरी, कांचीपुरम है, जो कावेरी है, कावेरी नदी, ये तरह जितना भी है ये सब विजयनगर का ही है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, कोची वगैरह देख सकते हैं। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा यह अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया। यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के लिए विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप यानी हाथापाई काफ़ी परेशानियों की सामना करना पड़ा। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनों दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह रामराय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को, यमराय कौन था? तो प्रधानमंत्री थे जो टालीकोटा राक्षसी के युद्ध में थे, सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने निर्णायक रूप से पराजित कर किया। राय तथा नायक कौन था? राय तथा नायक ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में से सेना प्रमुख होते थे, समान किलों पर कंट्रोल रखते थे, जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे यानी सेना का समर्थन होता था। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे, यानी जिसके पास सेना की बहुत सारी शक्ति होती थी वे एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए भ्रमण करते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे, समझे? और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे, तो ही भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभु सत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और उन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जाता था।
अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली। अब एकता प्रणाली क्या है? किसी सामंत गांव हो या उसके बड़ा एरिया जैसे क्षेत्र दे दिया जाता था और यहाँ के जितने भी टैक्स होते थे, कर जो होते थे, एकता इकट्ठा करते थे। वहाँ को कह दिया जाता था इकट्ठा कीजिए और घोड़े हाथी भी उसको दे दिया जाता था। टैक्स जो इकट्ठा होता था कर वो राजा के यहाँ यानी पहुँचाया जाता था। जितने भी टैक्स अगर सेना को दे के, घोड़े को दे के, जितने भी वहाँ के निम्न कोटि के जितने भी वर्कर थे उनको दे के जो बचता था टैक्स खाने पीने के बाद, वो राजा को पहुँचाया जाता था। वही होता था एकता प्रणाली। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से भू राजस्व तथा अन्य टैक्स वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग भू राजस्व तथा अन्य टैक्स वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। ये दल विजयनगर शासकों का एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिण प्रायद्वीप को अपने कंट्रोल में कर रखा था। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों, जो भी भाग बचता था राजस्व का, मंदिर तथा सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए खर्च किया जाता था, यानी अनुदान के रूप में। अब अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे और अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहारों के रूप में, प्राइज के रूप साथ वह स्वयं उपस्थित रहते थे। कुछ प्राइज के रूप में देते थे खुशी से। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना कंट्रोल दर्शाता था। 17वीं शताब्दी में इनमें कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज स्थापित कर लिए। इस कारण केंद्रीय राजकीय ढांचे का विघटन तेजी से होने लगा। अमर शब्द का आरबी भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द समर से हुआ, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। इंपॉर्टेंट है। यह फारसी शब्द अमीर से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ है ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। ऊंचे पद का कुलीन व्यक्ति। विजयनगर राजधानी तथा उसके परिप्रदेश क्या था? अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा तथा स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। ठीक, आगे देखते हैं। शहर के विषय में खोज। विजयनगर के राजाओं तथा उनके नायकों की बड़ी संख्या में अभिलेख मिले, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख तथा महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की, उसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृतांत निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी कौन थे? तो यह जो थे निकोलो कोंटी 1420 ईस्वी में कृष्णदेवराय प्रथम के काल में इटली से आए हुए थे। निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जो 2 साल रहा, 1420 से 22 तक रहा, 2 ही साल रहा। कहाँ रहा? और देवराय प्रथम के काल में विजयनगर आया। विजयनगर में सती प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया, जो तेलुगु को पूर्व की इतालवी कहा। जो इतालवी क्या है? पूर्व की इतालवी कहा। तो इतालवी क्या है? एक भाषा है वहाँ तेलुगु की। ठीक है। एक और आया उसके बाद आया अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक जो थे, अब्दुल रजाक के बारे में भी जान लीजिए। अब्दुल रजाक जो थे, जिसको समरकंडी कहते हैं, 1442 से 1444 तक रहा। ठीक है। फारस के सुल्तान शाहरुख का दूत कालिकत के जमूरीन के दरबार में आया था। देवराय द्वितीय के कहने पर जमूरीन ने विजयनगर भेज दिया। एक और आया था इसके बाद, उस जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, डोमिंग पाइस जो है 1520 से 22 में, 1520 से 22 में, इसको भी याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कृष्णदेवराय के समय पुर्तगाल से आया और रचना इसकी बात करें तो क्रोनिका डोइस रेस के बिस्नागा है। जो एक और आया था उसके बाद, जो यानी फरनोवा नून्स आया था, जो 1535 में, उसको भी याद रखिएगा। 1535 में से 37 में पुर्तगाली थे, जो अच्युत देव राय के समय में आया था। उसके बाद एक नुनीज आया था जो पुर्तगाली था, 1535 में, अच्युत राय के काल में यही था। फिर बारबोसा भी पुर्तगाली 1515 से 16 में आया था, कृष्णदेव राय के काल में। ये आप लोग मैप में देख सकते हैं, उसका मैप है एलिवेशन के थ्रू सेक्शन, जो आप लोग तुंगभद्रा देख सकते हैं, हम्पी है कर्नाटक में। ये उनका जितना भी था मैप के थ्रू दिया हुआ था। केंद्रीय भाग था ये बाजार नियंत्रण के लिए, बहुत सारी उनकी शासन व्यवस्था का ये आप लोग रोक के देख सकते हैं। ये जितने भी है उसका सेक्शन एलिवेशन है। तो आगे हम लोग देखते हैं।
विशाल फैला हुआ शहर, यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए एक विजयनगर साम्राज्य के वर्णन से लिया गया है। एक उदाहरण है। इस शहर का परिमाप में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता है, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देखा, यानी बहुत बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वतों श्रृंखलाओं के बीच स्थित है, यानी चारों तरफ पर्वत है, चारों तरफ बहुत सारे श्रृंखलाएं हैं, और वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। और यानी रोम का एक बहुत बड़ी शहर है जो उसके तरह प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पैरों के कई उपवन हैं, आवासों के बीच में तथा पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती है तथा कई स्थानों पर झीलें तथा राजा के महल के समीप की खजूर के पेड़ों का बगीचा तथा अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। ये कौन? डोमिंगो पेस के द्वारा लिखा गया ये था। समझ सकते हैं कितनी विशाल थी उस टाइम। अब हम लोग जल संपदा क्या था, तो विजयनगर की भौगोलिक स्थिति में के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी था द्वारा यह निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती, आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट जो था, जिसको मणि भी है, दानेदार शिला कहते हैं, बहुत बड़े बड़े शिला पहाड़ियों से परिपूर्ण है जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती से प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदियाँ से मिलती है। लगभग सभी धाराओं के साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए। हौज यानी पानी उनी स्टॉक के लिए जाने के लिए। चूँकि यह प्रायद्वीपीय से सबसे शुष्क यानी सबसे सूखा क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभ वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता। राजा का एक केंद्र जो था, जहाँ भी थी राज्य की जगह, वहाँ पहुँचाया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंध संरचनाओं में से एक हिरिया नहर को आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा नदी पर बने बांध में पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। देख सकते हैं आप लोग कितना विशाल थी। हौजों जलाशयों का निर्माण किस प्रकार होता था, देख सकते हैं। कृष्णदेवराय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश लिखता है, राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख बीवर व जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा स्टॉक होते थे। इसके अलावा 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता था, जो पहाड़ी श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता था जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी से मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ, बड़े बड़े स्तंभ थे, कॉलम थे, जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे हुए थे। बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर बनी हुई थी। ये ऊपरी भाग से कुछ पाइपों से जुड़े हुए थे, जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते थे। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया था। इस देख सकते हैं, जलाशय को बनाने के लिए पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया था। मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहाँ 15 से 20 हज़ार आदमी भी चींटियों की तरह काम करता था। इतनी भीड़ थी, देख सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं थी। किले बंदियाँ तथा सड़कें कैसी थी, इनके बारे में हम लोग अब देखेंगे। इससे पहले कि हम शहर में विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उस विशाल किलेबंदी की दीवार पर नज़र डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट यानी कोझिकोड केरल भेजा गया दूत अब्दुल रजाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उन्हें दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया। इनमें से न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र तथा जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना जैसी सुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। देख सकते हैं, पत्थर के टुकड़े फनाकार थे। फनाकार क्या होता है? ऐसे, जैसे ऐसे हो गया, जैसे कि मान के चलिए ऐसे है,
त्रिभुज टाइप का ऐसे है, फिर ऐसे फनाकार था, फिर इधर से आया, फिर ऐसे करके फनाकार, इस तरह से जुड़ा हुआ था, उसे ही फनाकार कहते हैं थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबों के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार, वर्ग के आकार, आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। देख सकते हैं आप लोग, राज्य के केंद्रीय की ओर जाती हुई कृत्रिम जल प्रणाली कितना सुंदर बना हुआ था। इससे किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रजाक लिखता है, पहली और दूसरी तीसरी दीवारों के बीच, देख सकते हैं ये पहली और दूसरी तीसरी दीवारों के बीच छुटे हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। और प्रेस कहता है, इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है, जिसमें खेत है जहां वे धान उगाते हैं, यानी धान, चावल, और कई उद्यान हैं, बहुत बड़े बड़े बगीचे हैं, और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता था। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई कि जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। अपने विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य यानी लक्ष्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री यानी खाने पीने की सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करते थे, यानी बड़े बड़े फॉर्म के निर्माण करते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति कानून को लाया, बहुत ही ठोस कानून को अपनाया। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों, पहला जो था काफ़ी ठोस था, उसके बाद दूसरी किलेबंदी जो होती थी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी, और तीसरी जो है शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिससे महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊँची दीवारों यानी बड़े बड़े किले, बड़े बड़े दीवारों से घेरा गया था। यहाँ देख सकते हैं, ये है। उसके बाद शहरी केंद्र है, ये इतने बड़े बड़े दीवारों से घेरा हो गया था। ये किलेबंदी दीवार से बना है एक प्रवेश द्वार, जिसको तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है था। उसके बाद दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ता था। प्रवेश द्वार विशिष्ट यानी बहुत ही विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपरी बनी गुंबद आकार की तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते थे। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक हिंद इस्लामी कहते थे, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां के बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया। उनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर, बड़े बड़े घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी, और उनके दोनों ओर बाजार थे, यानी जहाँ जहाँ इतने बड़े बड़े मंदिर थे उनके दोनों ओर बाजार थी। शहरी केंद्र कैसा था देखते हैं, वहाँ की बाजार नीति कैसी थी, शहरी केंद्र कैसा था उनको देखेंगे। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चले तो सामान्य लोगों के आवासों की अपेक्षाकृत बहुत कम पुरातात्विक साक्ष्य है। पुरातत्वविदों के ने कुछ स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना की, इसमें उत्तर पूर्व क्या होता है तो ये उत्तर है, इधर पूर्व, उत्तर पूर्व कोना की शामिल है। परिष्कृत चिकनी मिट्टी पाई। उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते थे, यानी बड़े अमीर शासक रहते थे। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य है। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी कर्नाटक से मिले जो मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मंदिर भी थी। सामान्य लोगों के आवासों जो अस्तित्व में नहीं है, उनका 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बारबोसा, पुर्तगाली यात्री जो बारबोसा था 1515 से 16 में आया था कृष्णदेव राय के टाइम में। इस प्रकार वर्णन करता है कि लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, पर
फिर भी सुदृढ़ है, यानी बहुत अच्छे से हैं, ठोस है, और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। यह उत्खनित पटरी का एक भाग, देखते हैं उस टाइम में पटरी था, और ये चीनी मिट्टी से बने ये बर्तन होते थे, टुकड़े बर्तन जो भी। क्षेत्र सर्वेक्षण के इंगित करते हैं कि किस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे, जो विविध प्रकार के संप्रदाय जो संभवतः विभिन्न समुदाय द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की और संकेत करते हैं कि सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का एक कार्य करते थे। ये देख सकते हैं विद्यानगर में एक मस्जिद है, मस्जिद का उल्लेख भी है, इस तरह से देख सकते हैं। राजकीय केंद्र क्या था, तो राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित होता था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई। इसमें 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित थी। अस्पष्ट मंदिरों के संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों में प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता प्रदान करने का प्रयास करते थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई। ये अपेक्षाकृत बड़ी बड़ी संरचनाएं थी जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंध नहीं होती। विजय का एक भवन, सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा, जिसे पेश संयुक्त रूप से विजय का भवन कहा। किसने की पेश की संज्ञा देता है के विषय में वह लिखता है। इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक दो मंच है। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है, जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है, और एक अन्य के बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, यानी मुकुट, राजकीय पायल जिसको कहते हैं। इन संरचनाओं तथा मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि धर्मेतर भवनों की अधिरचना की विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी, बड़े बड़े विकारी वस्तुओं से। महानवमी डिब्बा इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया था। राजा का भवन नाम संरचना अंतर क्षेत्र से सबसे विशाल होते थे राजा के भवन, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच हैं, जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप तथा महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और उनके बीच में एक गली है। सभा जो होते थे, मंडप एक ऊंचा मंच होते थे, जिनमें पास पास एक तथा निश्चित दूरी पर लकड़ी के खंभे के लिए छेद बने हुए थे। उनमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई थी। दूसरी मंजिल पे जो पहले लकड़ी के जो बने होते थे, स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होता होगा, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजक के लिए बनाया गया था। शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा था, एक विशालकाय मंच जो लगभग 11,000 वर्ग फीट यानी लंबाई और चौड़ाई में जो वर्ग फीट स्क्वायर फीट जो होता है उसी के आधार पर 40 फीट की ऊंचाई तक था। ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उपहारदार उत्कीर्णन से पड़ा था। ये देख सकते हैं आप लोग, ये जो बना हुआ इस पर सीढ़ी होते थे स्ट्रक्चर टाइप का। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर तथा अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्यौहार, जिसे दशहरा दुर्गा पूजा कहते हैं, उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है। दुर्गा पूजा हो गया, दशहरा हो गया, बंगाल में दुर्गा पूजा सबसे ज़्यादा फेमस है, तथा नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है। वह महानवमी शाब्दिक अर्थ क्या है? महान नववा। देख सकते हैं आप लोग, ये महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्ण चित्र, बहुत सारे घोड़े हाथी, बहुत सारे राजा, बहुत सारी रानियाँ और बहुत सारे शासकों का चित्र उल्लेखित है, सेनाओं का। देख सकते हैं कमल का महल, एक ये देख सकते हैं कमल का महल, इसका एलिवेशन बना हुआ है। एक खड़ा रेखांकित खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का उद अवलोकन होता है। यह हमें अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखा जा सकते हैं। मेहराबों को ध्यान में देखिए और ये संभवतः इंडो इस्लामिक तकनीकी से प्रभावित है। इंडो इस्लामिक तकनीकी से कितने सुंदर स्ट्रक्चर में है। दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने
रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों तथा अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा तथा साज लगे घोड़े, हाथियों तथा रथों और सैनिकों को शोभा यात्रा के साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे कि त्योहारों के अंतिम दिन राजा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के बड़ी मात्रा में भेंट तथा साथ ही नियत कर भी टैक्स भी लाते थे, जितने भी थे। ये देख सकते हैं आप लोग। क्या महानवमी डिब्बा जो आज भी अस्तित्व में हुआ विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों तथा बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ था। ये देख सकते हैं कमल महल की एक मेहराब का सूक्ष्म चित्रण है। ये कमल महल का है, उसका चित्रण किया गया है। कितना सुंदर दृश्य है। कमल महल की एक तस्वीर, ये ओरिजिनल तस्वीर हुआ। उससे पहले जो था वो नक्शा मैप था और एलिवेशन था। ये एलिवेशन के थ्रू अच्छी ओरिजिनल चित्र है, देख सकते। सुझाव जो मैकेंजी कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का स्कॉटिश सेना अधिकारी जो यूएसए से आया था। बनाए गए चित्र से मिलता है कि यह परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में थे। सबसे अधिक मंदिर जो होते थे धार्मिक केंद्र में स्थित होते थे, जहां पूजा पाठ होते थे वहाँ बहुत सारे। लेकिन राजकीय केंद्र में भी कई थे। उनमें से एक अत्यंत दर्शनीय को हजार राम मंदिर, ये देख सकते हैं आप लोग। हाथियों का अष्टबल का खड़ा एक रेखांचित्र है। ये देख सकते हैं हाथियों का अष्टबल का खड़ा हुआ टाइप का, बहुत बड़े विशाल है। इसमें हाथियों के अष्टबल का नक्शा है। ये मैप हुआ, ओरिजिनल बना हुआ एक समस्तरी अवलोकन देता है। ये देख सकते कमल के महल के समीप हाथियों का अष्टबल है। ये हाथी वगैरह घोड़े सब लगे हुए हैं। कितनी सुंदर नज़ारा है। कितने आलीशान महल स्तंभों से खड़े हैं। सबसे बड़ा ये प्रवेश द्वार इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारी देवी देवताओं का चित्रण है और यहाँ कितनी सारी देवियाँ ही हैं, हाथी घोड़े हैं और कितने सारे जीव जंतु जानवर हैं। हजार राम मंदिर की दीवारें हैं। ये मूर्ति कला से अलंकृत है। बहुत सुंदर दृश्य, मनमोहक देखने का वाला है। ये देख सकते हैं। कहा जाता है कि संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्ति यहाँ अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण के लिए कुछ दृश्यांक सम्मिलित है। अभी भी जाके देख सकते हैं। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी। नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा, यानी कंटिन्यू रखा। इनमें कई भवन आज भी अस्तित्व में है। ये देखते हैं मदुरई तमिलनाडु के सभा मंडल का आंतरिक भाग, मेहराबों को ध्यान में देखिए कितनी सुंदर आंतरिक अंदर का भाग है। धार्मिक केंद्र था, क्या था धार्मिक केंद्र? राजधानी का चयन कैसे हुआ? अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान फोकस करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियाँ रामायण में उल्लेखित बाली कौन थे? तो बाली सुग्रीव जो थे, सुग्रीव का बड़ा भाई यानी किष्किंधा का राजा था। और सुग्रीव कौन था? तो सुग्रीव जो थे, जिसको सुंदर गर्दन वाला कहते हैं, इसको छोटा भाई था किसका? तो बाली का। वानर राज्य की रक्षा करती थी। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय माता देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते थे, विरूपाक्ष शिव का एक रूप माने जाते थे, से विवाह के लिए तप किया, यानी तपस्या किया, ध्यान किए। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालीन जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध था। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का लंबा इतिहास रहा, जो पल्लव वंश, चालुक्य वंश, होयसल तथा चोल जो विद्यालय थे वंशों का तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे। अक्सर देवता को व्यक्त अथवा अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्रों के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि पर अन्य संपदा दान देते थे।
अतः मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, मरम्मत तथा रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहाँ विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों, विरूपाक्ष और क्या तो पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राजकीय आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। कन्नड़ लिपि में शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेत तक के रूप में वृक्ष हिंदू सूरत राना का प्रयोग भी करते थे। अब यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकृति मूर्तियाँ मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माना जाने लगा, जिन पर साम्राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। ये देख सकते हैं आप लोग, ये आकाश से लिया गया विरूपाक्ष मंदिर का दृश्य, यानी ये देख सकते हैं व्यू है, आकाश से लिया गया, यानी कहते हैं ना कि जिसे स्काई व्यू कहते हैं, उस टाइप से कितनी सुंदर नज़ारा थी। गोपुरम और मंडप क्या था? मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते थे। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचना जो राज्य की सत्ता की द्योतक थी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण यह राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवयालों के मीनारों को बोना प्रतीत कराते थे, जो लंबी दूरी से ही मंदिर देखते हैं। इसके आगे जो भी थी प्रवेश द्वार के, उसको बोना नज़दीक छोटा नजर आता था, वो इतनी लंबी थी। विरूपाक्ष मंदिर का नक्शा अधिकांश वर्गाकार संरचना देवस्थल है, जो प्रमुख प्रवेश द्वारों को काले रंग से भरा गया। प्रत्येक छोटा बिंदु एक स्तंभ को दर्शाता है। वर्गाकार या आयताकार ढांचे से व्यवस्थित स्तंभों यानी कॉलम की पंक्तियाँ बहुत प्रमुख सभागारों, मंडपों तथा बरामदों को विभाजित करती हैं। ये देख सकते हैं आयताकार में है ये। उसके बाद कितनी सारी इसका नक्शा है, मैप है ये। उसके बाद ये सेक्शन है, एलिवेशन है, उस तरह से लेआउट करके दिखाया गया है, देख सकते हैं। देवीय विवाहों के आयोजन में प्रमुख होने वाला एक कल्याण मंडप है। उसका मूर्तियों वाले स्तंभ का एक रेखांचित्र है, देखते हैं विवाह वगैरह के लिए, देवी देवताओं का विवाह के लिए इतनी सुंदर बनी हुई थी, विशाल, इस तरह से देख सकते हैं। ये देखते हैं बहुत सारे जो है भगवान है, उसके चित्र है, उस टाइप का ये बना हुआ है स्तंभ है, मूर्तियों का स्तंभ के होने का संकेत देते हैं थे। ये संभवतः शासकों की ताकत की यह भी दिलाते थे कि इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीकी, टेक्नोलॉजी तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित है। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर तथा विट्ठल मंदिर। ये विट्ठल मंदिर क्या है? यह हम्पी कर्नाटक में भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल का मंदिर है, जो 15वीं से 16वीं शताब्दी में विजयनगर शासकों द्वारा यहाँ पर प्रतिष्ठित पत्थर का रथ है, झूलता हुआ, यानी पोजीशन जो है झूलता हुआ मंडप है। उस मंदिर में घोड़े बेचते हुए, यही इसी मंदिर में घोड़े बेचते हुए फारसी जैसे विदेशियों की मूर्तियाँ हैं। इसके अलावा एक भी विट्ठल जो है प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर, जिसको पंढरपुर महाराष्ट्र में भी है, जो 13वीं सदी में होयसल शासकों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और इसके अलावा बात करें तो एक याली पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा क्या, तो याली जो है विजयनगर शैली के मंदिरों में उत्कीर्णित एक पौराणिक जानवर है, जो हाथी, घोड़े, शेर का पक्षियों का एक मिश्रण होता है, जो हाथी, घोड़े, शेर का पक्षी का मिश्रण बना हुआ, इस तरह से देख सकते हैं। तो विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के समय, राज अभिषेक के समय उपलब्धि में बनवाया था। इससे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी इसे ही दिया जाता है।
इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक ही सीमित रह गया था। देख सकते हैं मंदिर के सभागारों का प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए होता था। इनमें कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने तथा कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों में भिन्न होती थी। दूसरा देवस्थल का था विट्ठल मंदिर, जो रोचक थी। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्य महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप में थे। विट्ठल मंदिर का रथ देख सकते हैं कितनी विशाल है रथ। और ये देख सकते हैं आप लोग, ये है जिंजी का झूलता मंडप, जो जिंजी का झूलता मंडप है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। झूलता हुआ एक मंडल पोजीशन। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनमें एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर के शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह इस मंदिर में भी कई सभागार तथा रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। ये देख सकते हैं मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां है जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती है। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों में किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी स्थानीय नायकों के द्वारा किया गया। यह मदुरई के नायकों द्वारा बनाया गया एक गोपुरम है। कितनी विशाल मंदिर पे मंदिर बना हुआ है। ये मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार से भी ऊपर कितनी स्टेप में बनाई गई है, कितनी सुंदर चित्र के थ्रू बनाया गया है पत्थर से। महलों और मंदिरों बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफी नक्शे में संरचनाओं के खड़े रेखांचित्र तथा मूर्तियाँ, यह सब कैसे खोजा। मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यह यात्रा वृत्तांतों और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी ASI तथा कर्नाटक पुरातात्विक एवं संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व स्थल के रूप में मान्यता मिली। कब? 1976 में इसको मिली। तो 1986 में यूनेस्को का विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया हम्पी को। और 1980 के दशक में आरंभ में विविध प्रकार के अभिलेख प्रयोग से व्यापक तथा गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों के सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वान इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। देख सकते हैं पूरे विश्व की लगभग दर्जनों। इस विस्तृत प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्सों को बारीकी से देखते हैं यहाँ। और मानचित्र निर्माण का पहला चरण संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार यानी 25 स्क्वायर के क्षेत्र में, यानी 5x5 के स्क्वायर के क्षेत्र में करते हैं, यानी कि पंक्ति में रखा गया है। वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया है, यानी कॉन्सोनेंट के। फिर भी अल्फ़ाबेट के इन छोटे वर्गों को पुनः और छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया, लेकिन इनका काफ़ी नहीं था। देख सकते हैं ए अल्फ़ाबेट BCD इस टाइप का, ये इसमें जैसे कि मान कर चलिए ये है, और इसमें 5 × 5 25 के 25 करके छोटा छोटा करके बना गया और छोटे वर्गों के समूहों में बांटा गया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। आगे फिर छोटे वर्गों और छोटी इकाइयों में आगे भी बांटा गया इस टाइप से। देख सकते हैं गंगावती वगैरह, इसका दृश्य था इतना सुंदर, बनाने में कितना कठिन लगा होगा, कितनी सोच समझ के बनाए होंगे शासक था उसके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रमी से किए गए हैं थे और इनमें हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थलों यानी छोटे से छोटे देवस्थल इस टाइप से देख सकते हैं मैप के थ्रू आप लोग तक विशाल मंदिरों तक को पुनः उजागर किया गया, उनका प्रलेखन भी किया गया। इस सब से कारण सड़कों, रास्ते और बाजारों आदि अवशेषों को पुनः प्राप्त किया जा सका। इन सभी की स्थिति कंडीशन की पहचान स्तंभ, आधारों तथा मंचों के माध्यम से की गई। एक समय जो बाजार जीवंत थे उनका बस गया और कुछ बचा हुआ था। देख सकते हैं विजयनगर का स्थल विस्तृत मानचित्र है ये
देख सकते हैं, जिसमें NH फिर NH का छोटे छोटे करके बहुत सारे बनाया गया, यानी 25 वर्गाकार के रूप में। ये देख सकते हैं आप लोग रोक के उतनी। NM का फिर यहाँ आ गया, इसको भी छोटे छोटे करके 25 स्क्वायर के रूप में बनाया गया। जॉन M फ्रेजुट, जॉर्ज मिशेल तथा MS नागराज एवं नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किए। ये जो लिखा वह याद रखना महत्वपूर्ण है। विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुओं, स्तंभ, टेक, ब्रिकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अनुरूधी भाग तथा मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है, जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचना अब नहीं है और केवल पत्थर की संरचनाएं अस्तित्व में है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते थे। ये देख सकते हैं, ये मैप बना हुआ है, इस तरह से देख सकते हैं, एक मैप का बनाया हुआ डिजाइन किया हुआ है। ये एंट्री है, होल टाइप का एंट्री। फिर ये इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ से भी एंट्री है, इधर से साइड से भी, ईस्ट से भी, इधर से भी। कितनी बड़ी टॉप ऑफ व्यू, यानी टॉप व्यू से बनाया गया है। यहाँ इतनी सारे हैं पार्किंग वगैरह के लिए। बाजार, पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने पर एक चौड़ी सी सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं और वहाँ आप सभी प्रकार के माणिक और हीरे और पन्ने और मोती और छोटे मोटी और वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। इतनी सारी चीज़ थी। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं, जहाँ से कई सामान, घोड़े, लट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर के उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं, लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। इतनी बड़ी मेला थी। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम जो खाने का प्रयोग करते हैं, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फर्नाओ नूनीज जो एक पुर्तगाली यात्री थे के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे होते थे। सभी बहुत सस्ते बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तितर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे तथा बिल्लियाँ और छिपकलियाँ बिश्नग यानी विजयनगर, किसको कहते थे, विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। इतनी सारी देख सकते। उत्तरों की खोज के प्रश्न, सुरक्षित भवन में उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनमें स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया, कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयार को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता या प्रशयदाता व्यक्त करना चाहते हैं। वे अक्सर ऐसे चिन्हों के परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का निर्माण होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों और लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करते हैं। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण में हमें यह नहीं बताते हैं कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर उसके आसपास के क्षेत्र में रहने वाले जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र अथवा धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच हो सकती थी। क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते थे अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल ठोस प्रतीक चिन्ह को समझने का प्रयास करते। और वे लोग जिन्होंने इन विशाल निर्माण परियोजनाओं पर कार्य किया, बहुत दिनों से इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान दिया था। कृष्णदेव राय परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक रूप इसी रूपी में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार है। मझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। ये देख सकते हैं। हालांकि यह निर्माण करना है स्थान कौन सा
माल प्रयोग करना, हर किस शैली का अनुसरण करना, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान किसके पास था? भवनों के नक्शे कौन बनाता था? राजगीर पत्थर काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे, कहाँ से आते थे? क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था? उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे? निर्माण गतिविधियों का अधीक्षण कौन करता था? निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों या उनके अवशेषों को देखने मात्र से नहीं दे सकते। संभवतः अन्य स्रोतों के प्रयोग से जारी शोध कुछ और संकेत दे सकें। देख सकते हैं। अब और ये हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो ये रानी का स्नान घर नामक संरचना का एक भाग, यह स्नान घर का था, इतनी विशाल होती थी। देख सकते हैं। लगभग 1200 से 1300 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, 1206 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, 1336 में बहमनी राज की स्थापना को देख लिए, 1347 जौनपुर, कश्मीर और मदुरई में सल्तनत, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना, 1435 में गुजरात और मलवा के सल्तनतों की स्थापना, अहमदाबाद, बीजापुर तथा बेरार सल्तनतों का उदय हुआ 1490 में। 1500 से 1600 ईस्वी के काल को देखेंगे। पुर्तगाली द्वारा गोवा पर विजय 1510 में, बहमनी राज का विनाश, गोलकोंडा का सल्तनत का उदय 1518 में, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। काल रेखा 2 विजयनगर की खोज व संरक्षण की प्रमुख घटनाएं। 1800 में कॉलिन मैकेंजी द्वारा विजयनगर की यात्रा किया गया। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। 1876 में पुरास्थल की मंदिर की दीवार के अभिलेखों का J.F. फ्लिट द्वारा प्रलेखन आरंभ। 1902 में जॉन मार्शल के अधीन संरक्षण कार्य आरंभ हुई। 1986 में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल में घोषित किया गया। इस तरह से आज हम लोगों ने चैप्टर 7 को विस्तार पूर्वक से देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे।